अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? प्राइस। यानी कि कॉस्ट का मतलब है प्राइस पेड टू एक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करने के लिए जो कुछ भी हम पे कर रहे हैं वो कॉस्ट हो गई। यानी कि लैंड हमारे पास एक फैक्टर है, लेबर है और कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। लैंड के बदले में क्या कॉस्ट होती है? लेबर, कैपिटल, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो चार हमारे पास हैं, इन चारों को मिला के हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन हम कॉस्ट को और अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ये सब हमारे लिए हैं मनी कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, जिनको हम मनी फॉर्म में एक्चुअली मेजर कर पा रहे हैं, हम पे कर पा रहे हैं, हमें समझ पा रहे हैं कि इतनी कॉस्ट हमारी लग रही है। लेकिन कुछ होती है जो नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं रियल कॉस्ट। क्या होती है रियल कॉस्ट? पेन्स, सैक्रिफाइसेस, नहीं, पेन एंड सैक्रिफाइसेस। आप लोग मुझसे पढ़ते हो, मुझे फीस देते हो, दैट इज द मॉनेटरी कॉस्ट। बट कभी दोस्त का बर्थडे छोड़ के आना पड़ता है, कभी खड़े होके पढ़ना पड़ता है, कभी डांट खानी पड़ती है, कभी नींद छोड़ के आना पड़ता है, कभी साइकिल से गिर गए तो भी उठकर आना पड़ता है। ये रियल कॉस्ट है जो तुम पे कर रहे हो। फीस तो तुम्हारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तुम थोड़ा पे कर रहे हो। बट द रियल कॉस्ट वो तुम पे कर रहे हो। टॉर्चर जो देती हूँ, रीटेस्ट जो लेती हूँ, डांटती हूँ, वो सुनते तुम हो। तो ये जो पेन, ये जो सैक्रिफाइसेस हैं, ये है रियल कॉस्ट। बड़ी स्पिरिचुअल सी बातें हो गई ना, है ना, जिंदगी के राज खुल गए। तो रियल कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसीलिए इसको हम कहीं स्टडी नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ डेफिनेशन में पढ़ी जाती है। ठीक है, फिर एक हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये होती है कॉस्ट पेड टू एक्सटर्नल रिसोर्सेस। जितने भी हमारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं, ये सब अगर हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को दे रहे हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। मतलब हम कोई काम है, उस काम को करने के लिए
किसी को हायर ना करके खुद कर लें, या जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अपने घर में ही, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है. इट इज डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट द टोटल रेंट इन माई बिजनेस पर्पस एंड फॉर माई पर्सनल पर्पस. तो मैं अपने घर में ही एक जगह मैंने करके उसमें पढ़ाने का काम कर रही हूँ. दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट. समझ में आया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? Explicit cost is the cost for acquiring the price paid to all the external factors, whereas implicit cost is the cost of self-owned resources, जिसके लिए हमें बाहर किसी को पेमेंट नहीं करनी, बट वी कैन मेजर इट, कि अगर हम बाहर से मेजर करते तो हम इतना पे करते उन्हें, जो हम नहीं कर रहे हैं अभी किसी को भी. ठीक है? एक हमारे पास कॉस्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होती है ये? तो पढ़ी है पहले भी. कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अगर हमें कोई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेना है, उसके लिए हम जो कुछ भी पे कर रहे हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है? अगर मेरे पास अभी 5,000 रुपीज़ की जॉब है एंड आई एम सैक्रिफाइसिंग माई 5,000 रुपीज़ जॉब फॉर गेटिंग 15,000 रुपीज़ जॉब, सो द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द नेक्स्ट जॉब ऑफ 15,000 रुपीज़ इज 5,000 रुपीज़. ठीक है? जो मैं फॉरगो कर रही हूँ. ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. समझ में आए? तो ये हमारे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कॉस्ट की है. बट हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट पढ़ते हैं तो हम इन कॉस्ट को बात करते हैं. तो हम बात करते हैं, एक तो ये डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्राइस पेड टू एक्वायर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको एक्वायर करने के लिए, ये हमारी टोटल कॉस्ट है. एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट पर यूनिट. इसका मतलब हो गया टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. क्यू इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ठीक है? देन मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट. एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी है? यानी कि TCN माइनस TCN माइनस 1 इज MCN, या हम कह सकते हैं चेंज इन TC और चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. यानी कि टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. देख रहे हो, मार्जिनल वर्ड आते ही एडिशनल आ जाता है. टोटल कॉस्ट और मार्जिनल का सेम रिलेशन चल रहा है, यूटिलिटी में भी, प्रोडक्ट में भी, और यहाँ पर भी, सब जगह सेम चलेगा. गॉट इट? ये समझ में आया? ये करो, फिर मैं आगे के कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कॉस्ट को एक और बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट. स्टेप कॉस्ट के ऑल्टरनेटिव नेम हैं
सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट विच डू नॉट चेंज with the level of output। हमारे आउटपुट लेवल के साथ साथ कभी भी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, ये सेम रहेगी। ठीक है, यानी कि हमारा आउटपुट लेवल कुछ भी हो, जैसे कि रेंट, सैलरी ऑफ स्टाफ, मिनिमम टेलीफोन बिल, आप लोगों का जो बिल आता है कभी ध्यान से देखा हो, अगर वैसे नहीं देखा होगा क्योंकि वो तो मम्मी पापा पे कर देते हैं, उस बिल में एक होता है मिनिमम बिल, कितना तो होगा ही होगा, उसके ऊपर यूसेज के हिसाब से होता है। तो फिक्स्ड जो है वो अमाउंट ऐसा है कि इवन इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, इवन देन दैट हैज टू बी पेड। जैसे कि फैक्ट्री रेंट हो गया, हमारी स्टाफ की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, ये सब तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होती है विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट में चेंज आएगा ये चेंज होती रहेगी। जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, जितना आउटपुट डालेंगे, निकालना चाहेंगे उतने मटेरियल डालेंगे, जितनी प्रोडक्शन बढ़ानी है उतनी ही लेबर लगाएंगे, लेबर कॉस्ट उतनी हमने लेबर लगा दी काम करने के लिए जितना हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है ना, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिर सेमी वेरिएबल ये होती है विच इज फिक्स्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट। एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो फिक्स रहेगी, देन चेंजेस। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट ये है, ये आउटपुट है और ये फिक्स्ड कॉस्ट है। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। हमारा आउटपुट लेवल चाहे Q1 हो चाहे Q2 है, चाहे आउटपुट OQ1 है चाहे आउटपुट OQ2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी एज इट इज। तो इसे हम कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल हॉरिजॉन्टल। मतलब ये हमेशा पैरेलल रहेगा, हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। टू एक्स एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमेशा ऐसे आता है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये आउटपुट है और ये कॉस्ट है। ये पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर उसकी इंक्रीज होने की जो शार्पनेस है वो कम हो गई। ठीक है, और फिर वो तेजी से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो इंक्रीज हुआ, फिर वो थोड़ा कांस्टेंट हुआ और फिर वो तेजी से और इंक्रीज हुआ। इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड
एस। एग्जैक्टली एस के सिचुएशन में नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका नाम है इन्वर्टेड एस कर्व, क्योंकि एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जाती हैं। फिर हमें कहते हैं कि इसकी शेप ऐसी क्यों है, वाई। तो इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड। पहले हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन थोड़ी डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग, रिवर्स चल रहा है। बट हमारा वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज इन्वर्टेड एस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। थर्ड हमारे पास है स्टेप कॉस्ट। ये एक लेवल तक फिक्स रहेगी, फिर एकदम से बढ़ जाएगी, फिर एक लेवल तक फिक्स रहेगी, फिर एकदम से बढ़ जाएगी, फिर ये फिक्स रहेगी। क्योंकि स्टेप्स की फॉर्म में है इसलिए इसको हम स्टेप कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लो एक आपके एग्जाम में इन्विजिलेटर्स आते हैं, तो वो क्या होता है, एक क्लास में 20 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर है। जैसे ही 21 स्टूडेंट्स होंगे, 2 इन्विजिलेटर्स हो जाएंगे। अब चाहे 21 स्टूडेंट्स हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, 39 हो, 40 तक 2 इन्विजिलेटर रहेंगे, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक वो फिक्स रहे। फिर जैसे ही 40 स्टूडेंट के आगे होंगे, वो 3 इन्विजिलेटर्स हो जाएंगे। तो इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं स्टेप कॉस्ट। समझ में आया कि क्या होती है? आया समझ में? रिदम समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लो। इंटरेस्ट तो फिक्स है ना। आपने अगर लोन लिया है तो आपकी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, आपको तो इंटरेस्ट पे करना ही है उस लोन पे। लेकिन जैसे कहीं एफडी तो इंटरेस्ट रेट तो फ्लक्चुएट होता है, तो वेरिएबल नहीं, एफडी का इंटरेस्ट कभी फ्लक्चुएट नहीं होता। आगे का सेग्रीगेशन देखो। जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी है और एवरेज भी है। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी है। सेमी में ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं होता, क्योंकि सेमी में तो ऑलरेडी वो फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्सचर है। ठीक है, तो हमने जो इससे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा कि हमारे पास एक है फिक्स्ड टोटल कॉस्ट, एक है एवरेज कॉस्ट और एक है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का कोई सेग्रीगेशन नहीं होता। जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिला के है। जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इस तरह से ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो जैसे कि
हमने कहा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी ये है जो भी हमने डायग्राम पढ़ा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज लाइक दिस is average fixed cost. This is also called rectangular hyperbola. क्यों बोलते हैं हम ऐसा इसको? क्योंकि इसके नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, all rectangles under AFC curve, average fixed cost curve, will have same area. ठीक है, all rectangles under AFC curve will have same area. इनका सेम एरिया है। क्यों? क्योंकि ये है TFC अपॉन Q, और TFC तो सेम ही रहेगा, TFC तो हर लेवल पे सेम है। तो जब भी हम AFC और Q को मल्टीप्लाई करेंगे TFC की वैल्यू सेम ही आएगी, तो इसलिए AFC की तो डिक्लाइन ही होता रहेगा। अगर मेरा क्वांटिटी 0 है, 100 है एंड 200 है, ये मेरी क्वांटिटी है, तो भी मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100, 100 और 100 ही रहेगी ना। तो यानी कि AFC कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 100 अपॉन 100 1, 100 अपॉन 200 0.5। तो जब भी हम इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, दैट वैल्यू विल ऑलवेज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो AFC और Q है उसको मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू मिलेगी। इसीलिए जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे इसके नीचे, ये हमारा हो गया आउटपुट और ये हमारी हो गई कॉस्ट। तो इस कॉस्ट और आउटपुट को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो AFC कर्व है दैट इज ऑलवेज डिक्लाइनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड्स। ये इसका एक करेक्टरिस्टिक हो गया। जैसे TFC का करेक्टरिस्टिक था कि दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कभी भी बढ़ेगी नहीं, और इतनी भी नहीं होगा, नेवर टचेस एक्स एक्सिस, क्योंकि 0 तो कभी नहीं होगी, तो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। समझे? क्लियर हुआ? तो ये नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। पर नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए ज़रूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक यू।